आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मॉडल सेट 3 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग इतिहास के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। और ये जो क्वेश्चन है ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो वंदे मातरम गीत है इस गीत के लेखक कौन है, तो आप याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कहीं कहीं पर बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा जाता है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा रहे या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रहे तो आपको उसी पे टिक करना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो हमारा जन गण मन है ना, यानी कि जो राष्ट्रीय गान है, क्या है राष्ट्रीय गान जन गण मन, तो जन गण मन का जो रचयिता है कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई। तो जो हमारा आर्थिक महामंदी है ना, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप जो हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध है यह 1939 को स्टार्ट हुआ था और 1945 को खत्म हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द्वितीय विश्व युद्ध का जो टाइम पीरियड है कितना है, 1939 से लेकर 1945 तक। अब कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1914 को स्टार्ट हुआ था और यह 1918 तक चला था। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगर प्रथम विश्व युद्ध का बात बोलेगा तो 1914 से 1918, और अगर द्वितीय विश्व युद्ध का बात बोलेगा तो 1939 से लेकर 1945 तक। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो यहां पर एक संधि हुआ था। ठीक है, और इस संधि का नाम है कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया की ये जो संधि है इसी से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता मिला था। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दें और एक सुंदर सा कमेंट करना ना भूलिए। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी रात का 12 बज रहा है और इस टाइम में वीडियो बना रहा हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो हमारा मॉडल सेट आया है, मॉडल सेट तो हमारा आज ही आया है और मैंने कंप्लीट स्लाइड बनाया और मैं अभी रात के 12 बजे वीडियो बना रहा हूं। तो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, आपको एक लाइक करने और एक कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ सेकंड लगेगा। तो आप जरूर से जरूर कर दीजिए। इससे क्या होता है कि मैं मोटिवेट होता हूं और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाऊंगा। और देखिए जो ये मॉडल सेट 3 है ना, इसका कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो तो मैं अभी बना रहा हूँ, ये वीडियो कल आप लोगों को मिलेगा। अब कल आप यकीन मानिए कल मैं आपको जो सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र जो भी रहेगा और एक एक करके हर एक क्वेश्चन का, हर एक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आप लोग लाइक तो जरूर कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डिसलाइक करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप लोग डिसलाइक मत कीजिए, इससे मैं थोड़ा डिमोटिवेट होता हूँ। आप लोग लाइक कीजिए, लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ। और आप लोग कोशिश कीजिए कि सुंदर सुंदर कॉमेंट लिखने का। आपको कुछ सेकंड लगेगा, ना मिनट ना घंटा लगेगा, कुछ सेकंड लगेगा, तो आप लोग कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया। ठीक है, जो दलित लोग थे ना, तो दलितों को ये दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। और ये जो दलित वर्ग एसोसिएशन है इनका गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। कब किया था, इस बात को आप याद रखिएगा, 1930 को इसका गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, देखिए इसको पहला बात ये चीज हुआ था ना, नमक वाला जब भी आता है इसको हम लोग दांडी मार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पर दांडी मार्च लिखा हुआ होता है, ठीक है, और कहीं कहीं पर डांडी मार्च लिखा हुआ होता है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आपको मार्च तो यहाँ से पता चल रहा है कि मार्च का बात हो रहा है, दांडी मार्च बोले या फिर डांडी मार्च बोले, तो मार्च हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर अगर ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ही हमारा सिर्फ और सिर्फ मार्च है, इसका आंसर रही वाला होगा। और एक्चुअल में इसका आंसर रही वाला है। इसका सही आंसर जो है ना 12 मार्च
1930 को। और जो महात्मा गांधी ने ये जो नमक कानून नमक कानून का जो उल्लंघन करने के लिए जो नमक बनाया था, ये चलना स्टार्ट किया था कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 इसी प्रकार से है। अभी मैं दिखाऊंगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पहले देख लेते हैं कि फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम, यहाँ पर एक खाली स्थान है, दिया गया। देखिए यहाँ पर फ्रांस का बात हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पर जर्मेनिया है, तो जर्मेनिया से जर्मन आता है, मतलब ये जो जर्मेनिया है ना, ये जर्मन देश की है। तो जर्मेनिया तो जर्मन देश की हो गई, तो बची कौन? मारियान बची। तो यहाँ पर मारियान को हम लोग भर देंगे। क्लियर है? और एक्चुअल में मारियान जो है ये फ्रांस की मतलब नारी रूपक है। क्लियर है? जो मारियान है ये फ्रांस की नारी रूपक है और जर्मेनिया जर्मन देश की है। ठीक है, मतलब जर्मेनिया जर्मन एक ही टाइप का है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि गांधी जी ने, यहाँ पे खाली स्थान है, नामक है, ठीक है, नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, तो कहां पर, मतलब किस जगह पर नमक बनाया था? ठीक है, तो आप याद रखिएगा डांडी एक जगह है जहां पर मतलब गांधी जी ने नमक बनाया था और वहीं पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। लेकिन चलना कहां से स्टार्ट किया था? तो साबरमती आश्रम से। मतलब उनका जो यात्रा शुरू हुआ था कहां से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से। ये नहीं पूछा जा रहा है कि यात्रा कहां से शुरू हुआ था। देखिए अगर क्वेश्चन में बोलता है कि यात्रा कहां से शुरू हुआ है तो आप बोलते साबरमती आश्रम से, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गांधी जी ने, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, फिर नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो जिस जगह पर मतलब नमक बनाया था ना, उस जगह का नाम था डांडी। उस जगह का नाम क्या था? डांडी। इसीलिए इस नमक कानून जो है ना, इसको हम लोग डांडी मार्च या फिर डांडी यात्रा भी बोलते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये डांडी। साबरमती नहीं होगा, मतलब साबरमती से चलना स्टार्ट किया था, लेकिन नमक कहाँ पर बनाया था? तो डांडी में बनाया था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डांडी होगा। क्लियर है? दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि होसे किसे कहते हैं? तो होसे क्या होता है? देखिए कि दक्षिणी अमेरिका के एक देश, देखिए दक्षिण अमेरिका में एक देश है जिसका क्या नाम है? ट्रिनिडाड। जिसका नाम क्या है? ट्रिनिडाड। तो ट्रिनिडाड में मनाए जाने वाले मुहर्रम के मेले को होसे कहते हैं। बात समझ में आया? वहां पर एक मतलब जो देश है, क्या देश का नाम है? ट्रिनिडाड। वहां पर जो मुहर्रम जो होता है ना, उस टाइम एक मेला होता है और उसी मेले को हम लोग क्या बोलते हैं? होसे कहते हैं। और ये एक आदमी के नाम पर मतलब रखा गया है जिनका नाम था इमाम हुसैन के नाम पर। क्लियर है? समझ में आया? तो ये था होसे का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आदि औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है? और आदि औद्योगिकरण को हम लोग पूर्व औद्योगिकरण भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमारा समुद्रन का मॉडल सेट 5 में है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया था। समुद्रन का जो मॉडल सेट 5 है ना, वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ था। क्लियर है? अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, पूर्व औद्योगिकरण बोलिए या फिर आदि औद्योगिकरण, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए, ब्रिटेन में औद्योगिकरण से ठीक पहले के दौर को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। यह वह समय था जब ब्रिटेन में कारखाने नहीं खुले थे। मतलब ये उस टाइम का बात हो रहा है जिस टाइम में ब्रिटेन में एक भी कारखाना नहीं था। ठीक है, परंतु फिर भी वस्तुओं का उत्पादन होता था, लेकिन फिर भी वस्तुओं का वहां पर निर्माण होता था। किस तरह से? देखिए, यह उत्पादन कारखानों में ना होकर गांव में ग्रामीण कारीगरों द्वारा होता था। बात समझ में आया? यह उत्पादन कारखानों में नहीं होता था, बल्कि जो गांव के जो कारीगर है, जो ग्रामीण कारीगर है, उनके हाथों द्वारा होता था। इन पर व्यापारी या फिर सौदागर का नियंत्रण होता था। जो व्यापारी होते थे या फिर जो सौदागर होते थे, वही इसको कंट्रोल करते थे। लोग अपने गांव में रहते हुए ही काम किया करते थे, और जो लोग हैं उन लोग अपने गांव में ही रहते थे और काम करते थे। उन उत्पादों को गांव से लंदन जैसे शहरों तक लाया जाता था और फिर वहां से दुनिया के अन्य भागों में निर्यात किया जाता था। क्लियर है? मतलब गांव से जो भी सामान बना उसको लंदन ले जाया जाता था और वहीं से मतलब दुनिया के किसी भी भाग में मतलब पहुंचाना है तो वहीं से उसको निर्यात किया जाता था। तो ये था पूर्व औद्योगिकरण या फिर आदि औद्योगिकरण का आंसर। समझ में आया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए तरीकों की समीक्षा कीजिए। मतलब जो असहयोग आंदोलन था, तो असहयोग आंदोलन में भारत के जो लोग थे उन लोग मतलब किस किस टाइप का मतलब अपना अपना तरीका, अपना अपना पैंतरा आजमा रहा था। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। तो असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा निम्नलिखित तरीके अपनाए गए थे। देखिए, पहला बात क्या है
कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को अपने प्लान के अनुसार चलाना चाहते थे। मतलब जो गांधी जी थे ना, जो महात्मा गांधी जी थे, वो मतलब बहुत ही खुरपतिया माइंड के मतलब लोग थे, मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। तो मतलब जो असहयोग आंदोलन है ना, मतलब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को मतलब अपने हिसाब से, अपने प्लान के अनुसार चलाना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। मतलब देखिए महात्मा गांधी जी का सोच क्या था कि मतलब जो भी विदेशों, मतलब जो भी सरकार ने हमें जो पदवी दी है, जो मतलब पद दिया है, इन सभी पद को लौटा देंगे। क्लियर है। फिर जो सरकारी नौकरी है और जो विदेशी वस्तु है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। आगे देखिए, इस आंदोलन में विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए इत्यादि। मतलब जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उन लोग स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, शिक्षक अपना त्याग पत्र दे दिया, वकील ने भी मुकदमा मतलब लड़ना बंद कर दिया, और इस टाइप से बहुत कुछ वहां पे होने लगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, जिससे स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया। क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ना, इसी का और में यानी कि अथवा में यहाँ पर और एक क्वेश्चन है। क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो देखिए महामंदी एक्चुअल में क्या होता है। महामंदी मतलब क्या, मंदी मतलब बाजार ठप रहेगा। मतलब क्या, बाजार सामान से पूरे भरा रहेगा, लेकिन कोई खरीदार नहीं होगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, उसे मंदी बोलते हैं ना कि अरे आज मतलब बाजार बहुत मंदा चल रहा है। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि अभी मार्केट कोरोना वायरस के चलते बाजार बहुत मंदा चल रहा है। इस टाइप से हम लोग बोलते हैं, मतलब बाजार में सही ढंग से बेचा नहीं रहा है, ये हुआ बात। और यही जो मंदी होता है, जब थोड़े ऊंचे मतलब थोड़ा अधिक मात्रा में जब होता है, तो इसी को हम लोग महामंदी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो महामंदी है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से प्रभाव डाला है, इस चीज को आपको बताना है। तो देखिए, सन 1929 से 1934 ईस्वी तक भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का काफी प्रभाव रहा। ठीक है। इस समय भारत के आयात और निर्यात में लगभग 50% की कमी आ गई। मतलब जो भारत से जो भी चीज इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होता था ना, उसमें मतलब 50% का कमी हो गया। मतलब पहले जितना भी मतलब चीज मतलब भारत से आता था या फिर भारत से जाता था, मतलब वो आधी हो गई, मतलब पहले से मतलब आधा हो गया। ठीक है। इस महामंदी का प्रभाव बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर ज्यादा पड़ा, क्योंकि पटसन के मूल्य में 60% की कमी आ गई थी। बात समझ में आया कि जो बंगाल के जो पटसन पैदा करने वाले जो भी लोग थे, उन लोग पटसन मतलब उपजाते थे वहां पर, तो उन लोगों को मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ से नुकसान हुआ। क्यों हुआ कि जो पटसन का जो रेट था ना, मूल्य था, वो 60% घट चुका था। मतलब पहले अगर 100 रुपया दाम था ना, तो अभी 40 रुपया दाम हो गया, क्योंकि 60% दाम घट गया, मतलब 60 रुपया दाम घट गया उसमें, जिससे बंगाल के पटसन उत्पादक बर्बाद हो गए और वे कर्ज के बोझ के तले दब गए। मतलब इससे क्या हो, जो भी बंगाल के जो पटसन उत्पादक जो भी मतलब लोग थे, जो पटसन उत्पादन करते थे, उन लोग एकदम बर्बाद हो गए और उन लोग कर्ज के बोझ में एकदम खत्म हो गए। बस यही चीज यहाँ पर आगे बात करें। गेहूं तथा अन्य खाद्य सामग्री के मूल्य में 50% तक की कमी आ गई थी। जो गेहूं है या फिर जो भी खाने का लगभग सामान है ना, उसमें भी 50% तक की कमी आ गई थी। इसलिए इस महामंदी से किसान भी बर्बाद हो गए। इससे मतलब किसानों को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया और किसान भी बर्बाद हो गए। खाद्य सामग्री के मूल्य में कमी की वजह से किसान बर्बाद तो हो ही रहे थे, साथ ही सरकार उनके भूमि कर तथा अन्य कर में कोई कमी नहीं कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जो खाद्य सामग्री गेहूं, इनके चक्कर में तो किसान बर्बाद हो ही रहे थे, लेकिन जो सरकार है ना, इसके टैक्स में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं कर रहे थे। मतलब जितना टैक्स है उतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब ये कहानी है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। और इसके अथवा में और एक क्वेश्चन है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो यूरोप के जो उद्योगपति है ना, उन लोग मतलब क्या चाहते थे कि मतलब मशीन से काम लेना उन लोग उतना पसंद नहीं करते थे, बल्कि उन लोग लेबर यानी कि जो श्रमिक है वहां से, उन लोगों के हाथों का काम लेना ज्यादा पसंद करते थे। क्यों, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्योंकि, तो देखिए क्यों। कुछ उद्योगपति बड़ी मशीनों पर भारी खर्चा करने से हिचकिचाते थे, क्योंकि मशीनें लगाने में यह जरूरी नहीं था कि उनको ऐसा करने से लाभ रहेगा, मतलब लाभ मिलेगा या फिर लाभ होगा सबसे बेस्ट लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसको काट के यहाँ पर एक आकार लगा दीजिए, लाभ होगा। ठीक है।
मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उन लोग मतलब ये सोचते थे, मतलब जो देखिए अब मशीन लगाना है तो मशीन लगाने में तो आपको बहुत सारा खर्चा आएगा ना, तो मतलब खर्चा करने के लिए उन लोग हिचकिचाते थे। मतलब देखिए ये भी जरूरी नहीं कि अगर हम लोग मशीन लगा देंगे तो हमको वहाँ से लाभ ही होगा, बस ये चीज़ बताया गया। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहां श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जैसे गैस घरों, शराब खानों, बंदरगाहों में जहाज़ों की मरम्मत और सफाई के कामों में मजदूरों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। ऐसे उद्योगों में उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते हैं। अब देखिए मान के चलिए कोई फैक्ट्री, जैसे ये सब जो फैक्ट्री है, गैस घर, शराब खाने, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जो लेबर है, इनकी संख्या घटते बढ़ती रहती है। अब देखिए अगर आप एक मशीन लगाते हैं तो इसका जितना प्राइस होगा ये तो आपको एक ही बार में देना पड़ेगा। मान के चलिए अगर इसका दाम है 5 लाख रुपया, तो 5 लाख आपने दे दिया, ठीक है। और अब जब मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें तो लोग रखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग लेबर रखेंगे तो जब हमारा मतलब कम, मतलब देखिए लेबर घट बढ़ रहा है, जब लेबर घट जाएगा तो उस टाइम तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर मशीन लगा देंगे तो मशीन का तो हमें दाम लगेगा, ऊपर से जो लेबर आएगा उसका भी दाम लगेगा, क्योंकि हम तो ऑपरेट नहीं करेंगे बल्कि उसके लिए तो हमें लोग रखना ही पड़ेगा। तो इस कारण से, ठीक है, आगे बात करें। देखिए यदि थोड़ी मात्रा में चीजें तैयार करनी होती थी तो भी मशीनों की बजाय मजदूरों से काम करवाना बेहतर समझा जाता था। अब मान के चलिए अगर आपको थोड़ी मात्रा में अगर सामान कोई भी मतलब तैयार करना है तो इसमें भी मतलब मशीन से उन लोग मतलब लोगों से काम करवाना ज़्यादा मतलब पसंद करते थे। कुछ वस्तुओं में लोग खास डिजाइनों की मांग करते थे जिन्हें मशीनों पर बनाना बहुत महंगा पड़ता था और कठिन भी होता था, इसलिए ऐसे कामों में भी मशीनों की अपेक्षा मजदूरों को अच्छा समझा जाता था। क्लियर है? मतलब कुछ मतलब वस्तु को मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी वस्तु में मतलब कोई एक विशेष प्रकार का कोई खास डिजाइन मतलब मांग करते थे, तो उस टाइम मतलब जो मशीन होता है ना, मतलब मशीन वो डिजाइन नहीं बना पाता था, अगर बना भी लेता था ना तो वो बहुत कॉस्टली होता था, बहुत ही महंगा पड़ जाता था, ठीक है। इसलिए मतलब उस पर डिजाइन बनाना मतलब मजदूर मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेता था, कम पैसा खर्चा होता था, इसलिए जो वहाँ के उद्योगपति थे उन लोग मतलब मशीनों से उतना काम लेना पसंद नहीं करते थे, बल्कि श्रमिकों के हाथों का काम लेना ही ज्यादा पसंद करते थे। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए जो कि अथवा में था हमारा। यहाँ पर और लिखा हुआ है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो देखिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए थे। तो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो फ्रांस है ना, तो फ्रांस के जो लोग हैं उन लोग सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, मतलब जो फ्रांस के क्रांतिकारी है, एक्चुअल में जो फ्रांस के क्रांतिकारी है उन लोग फ्रांस के सभी लोगों को जागृत करने के लिए, एकजुट करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे। तो देखिए पहला कदम, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने पहले वाले झंडे को हटाकर एक नया झंडा चुना। मतलब जो पहले का जो पुराना झंडा था उसको मतलब हटा दिया और उसके जगह पे एक नया झंडा चुना। अलग अलग बोली जाने वाली भाषा को छोड़कर पेरिस में बोली जाने वाली भाषा को फ्रेंच, पेरिस में बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया। मतलब उस देश में जो भी मतलब जिस टाइप का भाषा बोला जाता था उन लोग उसका मतलब उससे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं था। तो पेरिस में जो भाषा बोला जाता था, कौन सा भाषा, तो फ्रेंच। तो फ्रेंच भाषा पेरिस में बोला जाता था और फ्रेंच को ही उन लोगों ने राष्ट्रभाषा बनाया। एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें सभी लोगों के लिए समान कानून बनाया गया। उन लोग एक इस टाइप का संविधान बनाया कि जिसमें सभी लोगों को, सभी लोग जितने भी लोग थे सभी को इसमें समान समान का हक दिया गया। देश के अंदर आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया तथा नापतोल की एक समान व्यवस्था अपनाई गई। मतलब देश के अंदर आपको कोई भी सामान इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जो नापतोल होगा ना, नापतोल का एक समान व्यवस्था वहां पर अपनाया गया। आगे बात करें, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए अच्छे काम करने का शपथ लिया तथा शहीदों का गुणगान किया। उन लोगों ने कसम खाया कि नहीं अब हम लोग हमारे देश के लिए अच्छा काम करेंगे, और जो उन लोगों के देश के जो भी शहीद थे, मतलब जो शहीद हो चुके हैं उन लोगों का उन लोगों ने गुणगान किया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को एक साथ मिलाकर एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिससे सभी लोगों को समान अधिकार मिले। मतलब उन लोगों ने किस टाइप का संविधान बनाया, मतलब सभी लोगों को जिससे समान हक मिले। क्लियर है? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारा मानचित्र वर्ग है। तो मानचित्र वर्ग का तो अभी मैं आपको बताने वाला है हूँ नहीं, आप मुंबई और अफ्रीका आपको यहाँ पर मतलब दिखाना है कि कहाँ पर हमारा मुंबई है, कहाँ पर हमारा अफ्रीका है। तो देखिए पहला बात तो ये मानचित्र थोड़ा ठीक ढंग से भी है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अभी मैं छोड़ देता हूं, जब मैं मानचित्र वाला क्वेश्चन बताऊंगा तब इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखिए अब हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है ये लेक्चर समझिए करीब करीब हमारा 10 बजे आ जाएगा, ठीक है, 10 बजे
ठीक है। इस वीडियो को भी मैं अभी बनाने वाला हूं, जैसे कि ये वीडियो अभी कंप्लीट हो गया तो अभी मैं इस वीडियो को भी मतलब भूगोल के वीडियो को भी बना लूंगा। मैंने एक ही वीडियो में नहीं रखा बल्कि इसको पार्ट वाइज बांट दिया, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो बच्चे देखने नहीं खोजते हैं, तो छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। और इस वीडियो को मैं अभी बना दूंगा, मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि अभी जैसे कि रात लगभग लग रहा है कि 12:30 बज रहा है, तो 12:30 बजे अभी मैं इस वीडियो को बना दूंगा और कल सुबह 10 बजे ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। 7 बजे आपको इतिहास मिल जाएगा और 10 बजे आपको भूगोल मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।